हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री, हम लोग थर्ड बुक स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है रिबल एंड राज। हालांकि न्यू सिलेबस के हिसाब से इसका नाम बदल गया है, बट अभी के लिए इस साल के लिए फिलहाल आपको इसी नाम को देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अभी कोई नई आई नहीं है। तो आप जो सर्च करेंगे, जो देखेंगे, आपको फिलहाल इसी नाम से हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए, ये जो बेसिकली चैप्टर है वो 1857 के जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह जो है, उसके ऊपर है। ये सब चीज़ें आप बचपन में भी पढ़ चुके हो, आपको पहले से भी पता है, लेकिन एक बार फिर से हम जानते हैं कि ये जो रिवॉल्ट था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ कहाँ पे पहुँचा था, कहाँ कहाँ पे किस लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट, एक बार आप ध्यान रखना, कोई भी जो विद्रोह स्टार्ट होता है, कोई भी जो रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, उसके पीछे कोई एक या दो रीज़न नहीं होते, बहुत ही रीज़न होते हैं। बट एक सडन जो होता है कि रीज़न बनता है और उसके कारण क्या होता है, जो प्रोटेस्ट है, जो विद्रोह है, रिवॉल्ट है, वो स्टार्ट हो जाता है। पर जो कारण है वो बहुत टाइम से ही होता है। तो वही था कि ब्रिटिशर से सभी परेशान थे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो रूलर हो, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो आम लोग हो, हर कोई तो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे। तो एक मौका चाहिए था उनको बेसिकली जो विद्रोह था उसको स्टार्ट करने का। तो आपको एक नंबर में याद रखना है कि ये बेसिकली जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो रिवॉल्ट 10 मई 1857 है। आपको डेट याद रखना है कि 10 मई 1857, और ये जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो मेरठ से बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ये जो, और धीरे धीरे पहले तो यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, जो पैदल सेना थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद इसमें जो कैवलरीज थे इसमें, और दूसरे जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो भी धीरे धीरे जुड़ते गए, क्योंकि अंग्रेज से सभी लोग परेशान थे। वो ब्रिटिश रूल को ख़त्म करके फिर से जैसे रूल था वैसा वो रूल चाहते थे। राजाओं के लिए काफ़ी वफादार थे, जमींदार, ये सारे लोग क्या थे, ब्रिटिशर्स के रूल से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। तो ठीक है, तो पहले आपको एक नंबर में याद करना है ये जो रिवॉल्ट है स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ। डे याद रखना आपको, 10 मई 1857 है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले तो क्या करा, कहाँ पे, कि जो बेल्स ऑफ आर्म है, यानी कि जिसे शस्त्रागार कहते हैं, यानी कि जहाँ पे बेसिकली उनके जो हथियार रखे होते हैं, जहाँ पे उनके तोप होते हैं, उनको पहले उन्होंने टारगेट बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जितने भी ब्रिटिशर्स के सामान थे, उनके बंगलो हो गए, उनके जेल हो गए, या उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते, सभी जगह को उन्होंने तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया, उनको नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया। और शाम होते होते उन्होंने क्या करा कि अपनी जो एक पर्टिकुलर एक सेना के साथ, एक आर्मी के साथ, वो लोग दिल्ली, आपको पता है यूपी और जो दिल्ली है बगल में पड़ता है, दिल्ली के लिए रवाना हुए। और सुबह 11 मई को, यानी कि ना मॉर्निंग जो 11 मई है, वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली के लाल किला पे। अब वो वहाँ पे पहुँचे, कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसके पीछे रीज़न क्या, मैंने बताया था कि मुगल एम्पायर का जो आखिरी रूलर बहादुर शाह जफर सेकंड, ये आखिरी रूलर थे, वहाँ पर वो रहते थे। तो वहाँ पर वो बेसिकली गए थे, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट तो स्टार्ट कर दिया, विरोध तो वहाँ पे स्टार्ट हो गया, लेकिन जब तक कोई राजा उसको लीगल नहीं करेगा, अपना समर्थन नहीं देगा, तब तक वो जो विरोध है, जो विद्रोह था, वो लीगलाइज नहीं माना जाएगा, और उसको हर एरिया, देश के हर जगह पे पहुंचाना एम था। तो एक बार राजा ने उसको अपनी अपनी स्वीकृति दे दी, अपनी परमिशन दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, और सभी एरिया में बहुत जल्दी उनके नाम पर इस प्रोटेस्ट को चलाया जा सकता है। तो याद रखना कि अब बहादुर शाह जफर के पास गए। उस टाइम पे रमजान का मन चल रहा था, वो नमाज पढ़ के सहरी खाकर फ्री हुए थे। इतने में उन्होंने बहुत जोर आवाज़ सुनी, तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि भैया किस चीज़ का शोर है। तो उनको बताया गया है कि जो सेना है वो मेरठ से आए हैं, और बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से जो प्रोटेस्ट है, उन्होंने विद्रोह है वो स्टार्ट कर दिया है, वो अंग्रेजों को मार कर आए हैं। तो बहुत सारे जो कुछ लोग थे, उन्होंने जो शिष्टाचार का वहाँ पे फॉलो भी नहीं किया, और बहुत जल्दी ज़बरदस्ती वहाँ पे घुस गए थे। और उन्होंने कहा था कि बेसिकली अब आपको क्या करना है, हमने स्टार्ट तो कर दिया, वहाँ पे हमने बहुत सारे अंग्रेजों को ही मार दिया, अब इस तरह का हमें नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम ब्रिटिश का रूल ख़त्म करना चाहते हैं। बस अब आपको क्या करना है, अपना आशीर्वाद देना है, और आपको इसमें सहमति देनी है, ताकि ये जो पूरा जो आंदोलन है एक बड़ा रूप ले सके, और ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। हालांकि पहले तो जो बहादुर शाह जफर है, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। लेकिन उन्होंने वहाँ के जो सिपाहीज हैं, जो सिपाही है, सोल्जर्स हम कह सकते हैं, कि उन्होंने रवैया देख के उनके पास हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो नाम मात्र का मतलब रहेंगे, इसका लीडर करेंगे, और इस तरह से उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। तो अब उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने ये जो विद्रोह है, रिवॉल्ट हुआ क्यों। तो उसके पीछे मैं बताती हूँ सबसे मेन रीज़न। देखो, बहुत सारे और भी कॉजेस थे, सोशल कॉजेस थे, रिलीजियस कॉजेस थे, पॉलिटिकल कॉजेस थे, मिलिट्री कॉजेस थे, लेकिन सबसे पहले जो मेन हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, कि आखिर किस वजह से रिवॉल्ट एकदम से स्टार्ट हो गया था,
तो उसके पीछे रीजन क्या है कि न्यू कार्टरेज आया था, ठीक है, जो ग्रीस किया गया था बेसिकली, वो उसमें जो फैट था किसका था, पिग एंड काउ का, ठीक है। तो अब आपको पता होगा जो पिग होता है वो मुस्लिम लोगों के लिए प्रोहिबिटेड होते हैं, जो काउ है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, गाय को हम माता मानते हैं। तो उस टाइम पे होता है कहते हैं कार्टरेज, जिसे हम कारतूस कहते हैं, राइफल, कि उसको मुंह से खींच के उसमें फिलिंग करनी होती थी। तो अब ये मुंह से खींचा जाएगा, उस पर जो कोटिंग की गई, जो ग्रीस की कोटिंग है वो किसके है, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स के हैं। तो इसी कारण से वो कि उन्होंने ये दिखाया कि जो अंग्रेज लोग हैं हम लोगों को अपना धर्म जाति सब कुछ क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और आपको पता है उस टाइम में लोग अपने धर्म से जाति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उन्हें लगा कि ब्रिटिशर जो है पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब चालाकी कर चुके, हम उनका जो अत्याचार है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अब वो हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में वो हम उसको सही नहीं कर सकते। और इसीलिए जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। अब ये रिवॉल्ट जो बेसिकली है धीरे धीरे मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली से उसके बाद कानपुर, बरेली, ठीक है, अवध, झांसी, धीरे धीरे आग की तरह एक बहुत तेजी से फैलता चला गया। और यहाँ पे जगह जगह पे बेसिकली जो भी मनी लैंडर्स थे, साहूकार जिन्हें बोलते हैं, कि जो लोग अंग्रेज के सपोर्ट करते थे, जो लोग अंग्रेज को पिट्ठू जिसे बोलते हैं, जो पूरी तरह से अंग्रेज पे बातों में आ गए थे, वो लोग जो पीजेंट थे, किसानों तक बहुत उनका शोषण करते थे, तो उन लोगों को भी कुछ उन लोगों को टारगेट बनाया गया, उनके घरों में भी हमले किए गए, उनके बंगलों को भी जलाए गए। तो इस तरह से जो पूरी तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म करना एम था, और जो जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से चीज़ें क्या होगी, स्टार्ट होने लगी, और धीरे धीरे सभी जगह तक मैंने बताया आपको फैलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ क्या कॉमन थी कि उन्होंने क्या देखा कि जो भी पैटर्न था, समझ आए, वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट करने का पैटर्न था, जो विद्रोह का पैटर्न था, हमले के जो पैटर्न था, वहाँ पे सिमिलैरिटी देखी गई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पैटर्न ऑफ द जो रिवॉल्ट था, हर जो भी कैंटोनमेंट था, हर जगह पे जो सेम तरीके से हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक प्लानिंग कर रहा है, रणनीति स्ट्रेटेजी बना रहा है, और उस स्ट्रेटेजी को हर जगह पे क्या कर रहा है, बेसिकली फैलाया जा रहा है। तो जैसे वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट करते थे, या तो विगुल बजा देते थे, या फिर जो भी तोप के जो गोले होते थे उनको दाग कर इस तरह से अपनी कार्रवाई को स्टार्ट करते थे। तो इसमें जो सिमिलर पैटर्न देखा गया, हर जगह एक ही जैसा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि उनके बीच जो कनेक्शन था, स्ट्रेटेजी थी, कोई ना कोई रणनीति थी, वो बना रहे थे, और एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे थे, बहुत तेजी से शेयर भी कर रहे थे। तो इसके लिए एक आपको थोड़ा सा मैं बताई थी कि बेसिकली छोटी सी बात है कि वहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि जो अवध है, आपको पता है कि जो अवध के दौरान जो मिलिट्री पुलिस को जो कैप्टन थे हियर से, ठीक है, उनको बेसिकली प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको बेसिकली सेफ्टी का जो जिम्मा था उस टाइम पे, वो किनके ऊपर था, भारतीय जो किसान है उनके ऊपर था, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे जहाँ पे जो भी अवध के जो कैप्टन थे हियर से, उनको जहाँ पे तैनात किया गया, जहाँ पे रखा गया था, वहाँ पे जो 41 नेटिव इन्फेंट्री भी क्या थे, वहाँ पे तैनात थे। उन्होंने जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे, गोरे ऑफिसर थे, सबको उन्होंने वहाँ पे मार दिया था। और उसके बाद जो 41 इन्फेंट्री थे, उन्होंने ये कहा कि अब इनको भी मार देते, जो हियर से जो कैप्टन थे। लेकिन मैंने बताया ना कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पे थी, भारतीय सिपाहियों पे थी। तो उन्होंने इसको मना कर दिया कि नहीं, इसको नहीं मार सकते, क्योंकि इनकी जो सुरक्षा है वो हमारे ऊपर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको मारते नहीं है तो कम से कम इसको अरेस्ट करके हमारे हवाले कर दो, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। तो उन्होंने ये भी मानने से मना कर दिया। तो अब सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि जितने भी रेजिमेंट है, उनके जो भी लोकल ऑफिसर होंगे, उन सबको बुलाकर एक पंचायत की गई। और पंचायत में बेसिकली होता क्या था कि वो लोग पूरा मिलके एक कॉमन डिसीजन ले आया था। वो जो डिसीजन होता था वो अलग अलग जगहों पे, मतलब चाहे घुड़सवार के रूप में अलग अलग लोग वहाँ तक फैलाते थे, और फिर उसके तरह उसी हिसाब से क्या होता था, काम होता था। ऐसा ब्रिटिशर्स ने कई बार लिखा है कि जो कानपुर का जो एरिया था, वहाँ पे ये लोग आपस में क्या करते थे, सामूहिक रूप से ग्रुप बनाते थे और कॉमन डिसीजन लेते थे। जो भी सभी लोग एग्री होते थे उसके हिसाब से काम को वो करते थे। वो तो दिखता ही था, क्योंकि जो पैटर्न था सेम था, हर जगह एक जैसे ही रिवॉल्ट किए जा रहे थे। तो इसमें कनेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, बेसिकली याद करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि नेचर, लीडरशिप एंड सपोर्ट। अब उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन आपको पता होगा कि जब विद्रोह स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, एक नेता, एक लीडरशिप की जरूरत होती है। क्योंकि ये तो बेसिकली सिपाही थे, सिपाही थे, सोल्जर थे, ये लोग कोई नेता या फिर कोई राजा तो नहीं थे जिनके पास एक स्ट्रेटजी होगी, एक प्लानिंग होगी, उसकी तरह काम करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, एक बड़े लेवल पे इसको चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि हर जगह पे एक अपने अपने उन्होंने
अपना जो लीडर है उसको चूज़ किया। तो मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने मेरठ से स्टार्ट कर सबसे पहले भागकर कहाँ पे आए, दिल्ली में जो मुगल एम्पायर का आखिरी रूलर था बहादुर शाह जफर, उनके पास आए। उन्होंने पहले मना कर दिया, लेकिन जो उनको एक तरह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उनको मानना ही पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट है, मैंने बताया कि उसके बाद ये कानपुर पहुंचा, बरेली, अवध, झांसी, सभी जगह पर ये पहुंच गया। तो अलग अलग जगह पे क्या थे, जो अलग अलग लीडर वहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे। तो आपको याद रखना है कि जो कानपुर था वहाँ पे जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके बेटे नाना साहिब यहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे। अवध में ब्रिजेश कद्र कर रहे थे, जो बेसिकली वाजिद अली शाह के बेटे थे। अभी हम पढ़ेंगे वाजिद अली शाह के बारे में भी। उसके बाद झांसी में आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। उसके बाद आरा में वहाँ के जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, वो लीड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था केवल राजा ही या जमींदार हर जगह रूल करते, कुछ जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया था। जैसे कि शामल यूपी में गाँव के सभी बहुत सारे गाँवों को उन्होंने इकट्ठा किया था, वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, जगह जगह लोगों में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे थे। दूसरा एक गोनू है, आपको याद रखना है, छोटा नागपुर एक जगह है जहाँ पर बेसिकली जो आदिवासी रहते हैं, कोलू के आदिवासी का उन्होंने पूरा लीडरशिप लिया था। तो इस तरह से साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो रिलीजियस धर्म प्रचारक कहते हैं वो लोग भी इसमें जुड़ गए थे। यानी कि हर तबके के लोग यानी कि हर जगह पे क्या रहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म करने की ओर लगे हुए थे। और वो चाहते थे कि अब ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इसीलिए हर तबके के लोग, हर जगह, हर मतलब सेक्शन के लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ मैंने बताया कि जो मेन रीज़न था वो जो बताया जो कार्टिलेज था, जिसके अंदर जो फैट ऑफ काउ एंड पिग्स थे, तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म के ऊपर बात आ गई थी, इसीलिए दोनों कंबाइन हो गए एक साथ कि अब क्या धर्म की बात है, दोनों को मिलकर हमें क्या करना है, साथ आना है। और साथ ही साथ जो मैसेजेस दे गए वो हिंदी में, फारसी में, उर्दू में, ताकि सभी लैंग्वेज, सभी कल्चर के लोग इसमें आपस में जुड़ सके। देखो सभी लोग आपस में जुड़ सकेंगे तो ही इस मूवमेंट को बड़ा बनाया था। मास मूवमेंट के लिए आपको हर सेक्शन के लोगों को साथ में लाना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि रूमर्स एंड प्रोपेंसी। इसमें रूमर्स क्या था, यानी कि कुछ अफवाहें भी थी, ठीक है। अब वो अफवाहें क्या थी, कुछ भविष्यवाणी क्या थी, वो समझ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इन अफवाहों पे भरोसा क्यों किया गया। तो सबसे पहला रूमर्स हम कह सकते हैं कि पहला वही था कि न्यू कार्टिलेज आ गया था, जिसके ऊपर जो ग्रीस किया गया था, जो कोटिंग की गई थी, वो उसमें किसकी कोटिंग थी, वो काउ एंड पिग की। वो मैंने बता दिया है कि हिंदू लोग जो होते हैं, काउ उनके लिए बहुत पवित्र होता है और उसको बेसिकली मुंह से खोलना था, तो वो इसके लिए डिसएग्री हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। दूसरा जो पिग होता है वो मुस्लिम्स के लिए प्रोहिबिटेड है, वो उसको अच्छा नहीं मानते। तो इसी कारण से दोनों ही धर्म के लोग काफ़ी भड़क गए, उन्हें लगा कि हमारी जो जाति है, रिलीजियस है, कास्ट है, उसको पल्यूट करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिन जिन चीज़ों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम अच्छा मानते हैं, उनको पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर है उसको ख़त्म करने की ओर बढ़ रही है। दूसरा एक और अफवाह फैल गई कि जो आटे हैं उसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है, जो बोन्स है, यानी कि हड्डी जिसे कहते हैं, बोन्स ऑफ काउ एंड पिग्स का जो पाउडर है उसमें मिलाया जा रहा है, जिसके कारण अलग अलग जगह पे। और ये भी जो अफवाह बहुत तेजी से फैल के लोगों ने आटे खरीदने बंद कर दिए, उसको छूने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि ब्रिटिशर्स पे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि उनका पास्ट ही ऐसा था। उनके जो कहते हैं ना, किसी भी इंसान की जो इमेज होती है वो उनके पास्ट के बिहेवियर से बनता है, तो उनके कारण ब्रिटिशर्स पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं थे। तीसरा आपको पता होगा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बेसिकली 23 जून 1757 में अंग्रेजों ने वहीं से बेसिकली अपना एम्पायर स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही भविष्यवाणी थी कि अब 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ब्रिटिश का जो रूल है वो खत्म होने जा रहा है। तो ये भी जो खबर है बहुत तेजी से फैली, तो लोगों को उम्मीद हुई कि शायद अब ब्रिटिश एम्पायर जो है खत्म हो जाएगा, 100 साल से कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद एक और खबर पहुंची कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और वो हम लोगों को जो है क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। अब इनके पीछे भरोसा भी क्यों हुआ, ठीक है। अब भरोसा सबसे पहले रीज़न है, एक और था चपाती सर्कुलेशन, कि एक बंदा होता था कि वो चपाती लेकर जाता था, ठीक है, फिर उसको आगे गांव में भेजना पड़ता था। तो ये सब बहुत सारे ऐसे अफवाह हुई, क्या मोटिव थे, क्या थे, ये किसी को नहीं पता, बट ये सारे रूमर्स उस टाइम पे हुए थे। तो अब ये भविष्य जो भी रूमर्स थे, जो अफवाह थे, उन पे लोग भरोसा क्यों कर रहे थे। तो मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स का जो इमेज थी बहुत ख़राब थे। उनको पता था कि वो लोग जो भी पहले भी उन्होंने बहुत कुछ बुरा किया था, अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, ठीक है, उसके लिए आपके दिल में ऑलरेडी नेगेटिविटी हो, आप उसकी इमेज आपके लिए नज़रों में बहुत बुरी हो, अगर उसने ना भी कुछ बुरा किया हो तो भी अगर कोई आपको झूठ भी बोल देगा तो भी आप ट्रस्ट करोगे, हाँ इसने मेरे साथ पूरा पहले किया था ऐसा, तो अब भी वो कर सकता है, या मेरे साथ बुरा किया तो किसी और के साथ भी बुरा कर सकता है। तो एक इमेज बेसिकली किसी इंसान की होती है,
और साथ ही साथ के लोगों में उस टाइम पे डर बहुत था। ब्रिटिशर्स को लोग डाउट की नज़र, शक की नज़र से पहले ही देखते थे कि वो हमेशा कुछ भी बुरा कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने बताया ना कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, यानी कि उन्होंने बताया था कि वो चाहते थे, हिंदुओं को ये लगा कि वो हमें हमारे धर्म को ख़त्म करके वो दूसरे धर्म, यानी कि वो हमें ईसाई या क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो इसके पीछे ने क्यों भरोसा हो गया कि अब याद रखना है कि 1920 में, ठीक है, 1920 में हुआ क्या कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने क्या किया कि जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की और बहुत सारे उन्होंने पैटर्न बदले, अंग्रेजी स्कूल खोले, अंग्रेजी कॉलेजेस ओपन किए, वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे। तो हमारे भारतीयों को ये लगा कि अब तक तो हम हिंदी संस्कृत को पढ़ रहे थे, वो हमें मतलब इंग्लिश को पढ़ाकर वो हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने, आपको पता होगा कि जो सोशल, वो कहते थे कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, इसलिए सोशल रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने, जिसमें जो सती प्रथा है, आपको पता होगा सती प्रथा होता क्या था कि कोई भी लड़की है जिसकी अगर उसका हस्बैंड जो है अगर मर जाता था तो उसके साथ ही उसको जला दिया जाता था। हालांकि बहुत गलत मतलब प्रथा थी, इसको हम कभी अच्छा नहीं कहेंगे, तो ब्रिटिश इसको भी ख़त्म करना चाहते थे। उसके बाद जो हिंदू धर्म में क्या होता था, जो पुनर्विवाह, रीमैरिज, यानी कि उसका हस्बैंड मर गया तो दोबारा पहले शादी, पता है, सती बना दिया जाता था उसको, तो अब उसमें होता है कि रीमैरिज पे जोर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को उस टाइम पे लोगों को ये लगा, हिंदू के जो धर्म के जो भी ठेकेदार कह सकते हैं, ये लोग जो धर्म के बचाव के लिए आए, उन्हें लगा कि हमारे जो भी कस्टम है, रिलीजियस है, हमारे जो ट्रेडिशन है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करके हम लोगों का जो धर्म है वो चेंज कराना चाहते हैं, हमको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो जिसके कारण इन्होंने क्या करा, इसका प्रोटेस्ट करा, विरोध करा, स्टार्ट किया। तो एक नंबर में क्वेश्चन याद रख लेना कि 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने लॉ पास करा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली याद रखना है। अब उसके बाद मैंने बता दिया कि ये रूमर्स क्या थी, क्यों भरोसा करिए, आपको ये भी पता होगा। अब प्रोटेस्ट हुआ अवध के अंदर, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ, लीडरशिप क्या हुआ, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पे लीडर बने, क्या रूमर्स और क्या प्रोपेंसीज थे, क्यों उन पे भरोसा किया गया। ठीक है, तो अब था प्रोटेस्ट इन अवध। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवध के अंदर आपको पता होगा अंग्रेजों की जो दो पॉलिसी थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि इस दो पॉलिसी को यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे जो एरियाज थे उसको अपने अंदर पे मिला लिया था। वो दो पॉलिसी क्या थी आपको समझना है, एक था सब्सिडरी अलायंस और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दोनों समझ लो कि होता क्या। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस होता था कि जो ब्रिटिशर से जो एरिया को वो हथियाना चाहते थे, ठीक है, उन एरिया में वो जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, विलय यानी कि अलायंस बनाने के लिए वो क्या करते थे, वो करते और कहते थे कि देखो तुम्हारे पास इतना मतलब आर्मी नहीं है, तुम्हारे पास इतनी सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि तुम दूसरे तुम पे अटैक करेंगे जो तुम उसका मुकाबला कर सको। और इसीलिए क्या करते थे कि वो कहते थे कि राजाओं को कि अपनी सेना को, अपनी आर्मी को हटा लो, अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है उनकी आर्मी यहाँ पे तैनात होगी, तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स को जो आर्मी है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, उनकी पूरी तरह से आर्मी हटा दी और साथ ही साथ उन्होंने उनके कोर्ट के अंदर कुछ पर्सन ऑफ अपॉइंट कर दिए कि बिना उनसे परमिशन लिए, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लिए अब आप क्या कर सकते हो कि कोई न्यू किसी भी रूलर के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, किसी पे आप अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पूरा डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी थी उनको ख़त्म कर दिया, उनके आर्मी को ख़त्म कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो राजा थे वो उनकी जो शक्तियाँ थी वो ख़त्म होती चली गई। और जैसे ही देखते थे कि राजा अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो उस पर क्या करते थे, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के कि भैया ये राजा पॉपुलर नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा, और फिर उसको अपने साथ मिला लेते थे। और दूसरा था, मैंने बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया हुआ था कि अगर कोई राजा जिसका अपना कोई बच्चा नहीं होगा, अपना कोई वारिस नहीं होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, तो अगर वारिस ना होने की कंडीशन में उस स्टेट को क्या करेंगे, वो अपने साथ मिला लेंगे। और अगर कोई अडॉप्टेड वारिस होगा तो उसको नहीं माना जाएगा नेचुरल, यानी कि उन्हें खुद का बच्चा होगा तो ही वो आगे एम्पायर को चला सकते हैं, अदरवाइज वो ब्रिटिशर उनको अपने साथ मिला लेंगे। और इसी का हवाला देते हुए आपको पता होगा झांसी की रानी जो गंगाधर राव थे, गंगाधर राव जिनका अपना कोई बच्चा नहीं था, वो मर गया था, ठीक, मर गए थे, तो उसके बाद झांसी को मिलाने के लिए उन्होंने बहुत मतलब मिलाने का कोशिश की, तो जिसके विरोध में आपको पता है झांसी की रानी ने काफ़ी टाइम तक इनके साथ लड़ाई भी करी। आपने झांसी की रानी की मूवी में भी देखा होगा बहुत कुछ। तो इस तरह से उन्होंने सतारा और झांसी, इस तरह से उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे बहुत सारे एम्पायर को उन्होंने मिला लिया था। और यही पॉलिसी आपने याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को यूज़ करके उन्होंने अवध को
अपने साथ मिला लिया था। हालांकि जो ये बेसिकली 1801 से ही कोशिश कर रहे थे अवध को अपने साथ मिलाने की, लेकिन फाइनली वो जो सक्सेस हुए 1856 में, और 1856 में वो ऑलमोस्ट जितने भी एरियाज थे बेसिकली उन्होंने स्टार्ट तो बंगाल से किया था, लेकिन उसके बाद मराठा का लैंड था, दोआब था, कर्नाटक थे, पंजाब थे, सभी को धीरे धीरे एक एक करके वो अपने साथ मिलाते चले गए। और इस तरह से ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर है, उनका जो शासन करने का जो एरिया है वो बढ़ता चला गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखना है आपको, कि लॉर्ड डलहौजी ने एक चीज़ बोला था, उन्होंने सब्सिडी अलायंस यूज़ किया था, और एक क्योंकि वो 1801 से इस्तेमाल कर रहे थे कि अवध को किस तरह से अपने साथ मिला लिया जाए। सब्सिडी अलायंस भी उन्होंने 1801 में लगा दी थी, लेकिन तब तक वो मिला नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी उनको। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था, चेरी दैट विल ड्रॉप आवर माउथ वन डे, कि ये चेरी हमारे हिस्से में एक दिन गिर ही जाएगी। इस बात का उनको पूरा भरोसा था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा कि सब्सिडी अलायंस लगा दी, धीरे धीरे राजा थे वहाँ पे उनको वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। और बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ के जो रूलर थे वाजिद अली शाह, नाम रखना है वाजिद अली शाह, उनको कहा कि ये अनपॉपुलर रूलर है, यहाँ पे कोई इनको पसंद नहीं करता और ठीक तरह से रूल नहीं करे, इनका रूलिंग जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। और इसी का हवाला देते हुए उनको वहाँ से गद्दी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उन्हें एनेक्स्ड कर दिया गया और उनको कोलकाता वहाँ से भेज दिया गया। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे वास्तव में वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर थे, काफ़ी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। इवन जब वो यहाँ से मतलब लखनऊ से जब वो कानपुर गए थे तो कानपुर तक लोग उनके पीछे पीछे चले गए थे उनको मनाने के लिए। और आपको पता उनके लिए एक बात भी कही गई थी, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि आत्मा से शरीर जा चुकी है। बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे लोगों ने, पोइट ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। बट उन्होंने कहा कि ये अनपॉपुलर रूलर है और उसको वहाँ से हटा दिया गया। अब वो आपके मन में आ रहा होगा कि अवध में ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स 1801 से इसके पीछे पड़े थे, लेकिन फाइनली जो सक्सेस हुए थे वो 1856 में हुए थे। तो उसके पीछे जो रीज़न है, वहाँ का सॉइल, वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, और वहाँ पे जो इंडिगो और कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, सूटेबल था। तो वो क्या कर उस लैंड को अपने साथ अक्वायर कर लेंगे तो वहाँ पे वो अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, जिससे उनकी रेवेन्यू जनरेट होगी और उनके इनकम का सोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो अवध को इतने टाइम से वो अक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। बट फाइनली वो 1856 में अवध को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और इसके साथ उनका जो एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बड़ा हो गया। तो अब ये सब रीज़न पर है कि 1857 के रिवॉल्ट में कि इतने सारे लोग, मैंने देखा ना कि अवध में जो थे वाजिद अली शाह के जो बेटे थे ब्रिजेश कदर, वो भी शामिल हो गए थे, वहाँ पे वो लीडरशिप कर रहे थे। तो ये सारे रीज़न है कि अवध के लोग उनसे बहुत नाराज़ थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो लोग राजा को बहुत पसंद करते थे। और राजा के बाद जो जमींदार थे, बेसिकली जो ताल्लुकदार थे, उन लोगों की भी जो स्टेटस है धीरे धीरे ख़त्म होती गई, कम होती गई, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो ताल्लुकदार होते थे उनके पास अपनी एक सेना होती थी, लगभग 12,000 से लेकर बड़े बड़े ताल्लुकदार के पास, ज़मींदार के पास, और छोटे छोटे के पास 200 करीब होते थे। उसके बाद उनके पास किले होते थे अपने खुद, तो उनके किले ख़त्म कर दिए, उनके आर्मी की जो शक्ति है उनको ख़त्म कर दिया गया। आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि अब जो ज़मींदार थे उनके पास एक ही काम था कि वो क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने 1856 के अराउंड आपने पढ़ा था कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट पर था ना, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी लागू कर दी थी, और जिसमें क्या था कि सिर्फ ज़मींदारों का एक ही काम था कि वो पीजेंट से क्या करेंगे, लगान वसूल करेंगे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पर जमा कराएंगे। इसके अलावा और सारी जिनकी पावर थी सबको क्या कर दिया था, उनको ख़त्म कर दिया था। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि ये पावरफुल रहे, और इनकी जो भी इनकी पावर थी ख़त्म कर दी गई थी। लोकल पुलिस पे, लोकल कोर्ट पे, सभी के अधिकार इनको ख़त्म कर दिया गया था। अब धीरे धीरे वहाँ पे हुआ क्या, मैंने बताया कि ताल्लुकदार और किसान, पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले जो ताल्लुकदार थे, ज़मींदार थे, वही किसानों का शोषण या एक्सप्लॉइट कह सकते करते थे। बट लेकिन जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे आए तो आपको पता होगा ना कि आपके घर में चाहे कितनी ही मनमुटाव हो, आप जिनके साथ रहते हो, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट हमारी जो वफादारी होती है, जो लॉयल्टी होती है, वो अपनों के साथ ही होता है, क्योंकि अपने हम उनको जानते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन है इतने टाइम से। लेकिन ये जो था उनके लिए विदेशी थे, बाहर से आए हुए थे, वो उनको जानते नहीं थे, वो उनके धर्म को बर्बाद कर रहे थे, उनको जो जो चीज़ों को अच्छा मानते थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को, गोरे लोगों को शुरू से ही वो नापसंद करते थे।
तो इसीलिए अवध के अंदर क्या हुआ सिचुएशन कि जितने भी वहाँ पे जो रूलर्स थे, वहाँ पे जो तालुकदार थे, जमींदार थे, वहाँ पे जो भी पीजेंट थे, जो सीपॉइज थे, सब आपस में क्या हो गए, एक साथ वो आ गए, क्योंकि सबकी जो सिचुएशन थी ऑलमोस्ट सेम थी, सभी ब्रिटिश के सताए हुए थे। ठीक है, अब हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स ने जमींदारों की स्टेटस खत्म कर दी, उनके पास ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनके पास लगभग कितने परसेंट होता था, 67% विलेज होता था, लेकिन अब उनके पास मात्र 38% उनके पास रह गया। उनकी शक्तियाँ कम कर दी गई, उनके जो भी आर्मी थे वो ख़त्म कर दिए, उनके किले ख़त्म कर दिया गया, उनके जो लोकल पुलिस और लोकल कोर्ट में जो एक उनकी पावर थी उनको भी ख़त्म कर लिमिट कर दिया गया, उनकी पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो ज़मींदार है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, इलीगल तरीके से लैंड को अक्वायर किया हुआ, उनको वहाँ से लेकर उन्होंने किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये सोच के कि उनको फ़ायदा होगा। लेकिन जो किसान थे, आपको पता है जो पीजेंट थे, वो ज़मींदारों के टुवर्ड काफ़ी वफादार थे। क्यों वफादार थे, क्योंकि हालांकि वो परेशान तो करते थे कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट लेते थे, बट ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी मदद भी करते थे। कोई फेस्टिवल है, किसी के बच्चे की शादी है, कोई घर में कोई फंक्शन है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो पैसा है, जो कर्ज है, वो ईजिली मनी लैंडर, तालुकदार ये सब उनको दे भी देते थे। साथ ही साथ किसी साल अगर फसल खराब हो गई तो उनको राजस्व जो कर है वो भी माफ़ कर देते थे। तो सुख दुख में मदद भी करते थे, उनको एक्सप्लॉइट भी करते थे। एक अच्छा रिलेशन था। ठीक है, कुछ जमींदार बहुत अच्छे थे, तालुकदार तो लिखा ना कि एक फादर फिगर कह सकते हैं या पेरेंट की तरह थे, कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते थे और कई बार उनके साथ बुरा बिहेवियर करते थे। तो लेकिन ओवरऑल उनके साथ अच्छे रिलेशन है, मतलब हम कह सकते हैं वो उनका अत्याचार तो सहने को तैयार थे, उनके साथ रहने को तैयार थे, बट किसी भी कंडीशन ब्रिटिशर्स के साथ वो किसी भी तरह की एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो गई थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स जो थे पहले वो धीरे धीरे उन्होंने बेसिकली बंगाल से स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उनके जो पावर थे वो बढ़ते चले गए। अगर वहाँ पे हम देखेंगे अवध के अंदर, तो स्टार्टिंग में जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे 1820 से, याद रखना आपको 1820 थे, जितने भी वाइट पीपल थे, भारत की जो सेना होते थे, सोल्जर्स के, उनके साथ बहुत फ्रेंडली मैनर में रहते थे, उनके साथ वो रेसलिंग करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उनके साथ वो बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे उनको हिंदी बोलनी भी आती थी, तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनका एम्पायर बढ़ता गया, इनकी पावर बढ़ती गई, तो उनके में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, और धीरे धीरे ये जो हमारे जो इंडियन को वो बड़े ज़्यादा इन्फीरियर नज़रों से देखने लगे, उनके साथ मिसबिहेव करते थे, उनको गलत शब्द बोलते थे। ठीक है, उसके बाद उनको बड़े लोअर पोस्ट पे रखा गया, टैलेंट होते हुए भी उनको अच्छी पोस्ट पे नहीं आते थे, उनको प्रमोशंस नहीं दिए गए, उनकी सैलरी बहुत कम दी जाती थी, उनको हॉलीडेज नहीं दिए जाते थे, तो खाने पीने के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस तरह से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण जो वहाँ के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनमें भी अनसेटिस्फेक्शन आ रही थी, डिससेटिस्फाइड हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारा एक तरह से माहौल बन रहा था। ठीक है, तो जिसके कारण जब 1857 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, तो सभी, आपको मान लो कि एक बंदा है जिसके साथ सभी की दुश्मनी है, अब 10 लोगों के साथ खड़े हुए, तो हम भी अपना बदला लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब तो उसको मजा चखाएंगे कि भैया ठीक है, तूने जितना अत्याचार किया, हमें भी मौका मिल गया, हम सब मिलके उसकी क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे, उसके बाद देख लेंगे हमें घर में कैसे रहना है। तो वही फीलिंग सभी में आ रही थी, क्योंकि लोगों के बहुत परेशान हो गए थे। 100 सालों से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया था, चाहे पीजेंट थे वहाँ पे, चाहे वो तालुकदार थे, जमींदार थे, बहुत जगह पे आपको पता है रूलर्स को ख़त्म कर दिया था, कहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया था, कहीं पे सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था। इस तरह से कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर ब्रिटिशर्स ने सभी का यहाँ पे बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे कि आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको पता है ज़्यादातर जो बंगाल आर्मी में जो सोल्जर थे बेसिकली वो अवध से आने वाले या नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वही लोग थे, इसीलिए बंगाल को उसको कहते हैं कि अवध को बंगाल का नर्सरी क्यों कहा जाता है। नर्सरी मतलब जहाँ पे पौधे उगते, पौधशाला। तो यही रीज़न थे, क्योंकि ज़्यादातर जो अवध के किसान, अवध के जो लोग थे वही बंगाल के आर्मी में किसान थे, सोल्जर थे। तो ये सारा एक पूरा माहौल बन गया था 1857 में। एक बस एक कहते हैं ना, आग तो पहले ही लगी थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी जैसे ही फैला एकदम से वो ब्लास्ट हो गया, और सभी लोग, सभी सेक्शन के लोग, कहीं पीजेंट क्या, जमींदार क्या, तालुकदार क्या, रूलर्स क्या, एम्परर क्या, सब इसके साथ आम लोग क्या, सभी पूरी तरह से एकजुट हो गए थे कि अब जो है ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म करना है। और हमारा जो एक रूलिंग सिस्टम था, यानी कि वो लोग चाहते थे कि फिर से वही सिस्टम स्टार्ट हो जाए, जैसे राजे रजवाड़े होते थे, जमींदार होता था, आम लोग होते थे, वो लोग वैसे सिस्टम चाहते थे। तो यहाँ तक हमने चैप्टर कवर किया है। अभी भी हमारे हाफ चैप्टर बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को यहाँ पर नोट्स नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग विनिंग क्वेस्ट ऐप मैंने बताया तो उसको डाउनलोड कीजिए,
वहाँ के पे आपको हर चैप्टर